नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के नेता अभिमन्यु सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरुआत में करना चाहूंगा, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में 1 साल से अधिक का कार्यकाल हो चुका है। इस कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? सर, मैं 1 साल के इसके कार्यकाल को ऑनेस्टली देखा जाए तो फेलियर के रूप में देखता हूँ। सबसे पहली बात, अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया है कि सरकार किस दिशा में चल रही है। आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की योजनाएं रही थी पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर, चाहे वो चिरंजीवी योजना रही हो, चाहे वो लाइट कनेक्शंस के बारे में रही हो, चाहे वो युवाओं के रोज़गार की बात रही हो, ये सरकार ने आते ही उस सरकार की योजनाओं को, जो अच्छी योजनाएं थे, उनके नाम चेंज करके उन्हीं योजनाओं को उन्होंने कंटिन्यू किया है। लेकिन वास्तव में जो गरीब जनता की ज़रूरत थी, चाहे वो नरेगा के काम है, आप देख लीजिए, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज नरेगा के अंदर इतना पैसा लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। पंचायतों में आप चले जाए, जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रशासक लगा दिए गए हैं और वहाँ पे वापस रोज़गार जो गाँव में जनता को मिलता था वो रोज़गार वहाँ पे कम कर दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या होती है हर एक इंसान के जीवन के अंदर, माननीय अशोक जी गहलोत साहब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह की योजना लाई थी, चिरंजीवी की 25 लाख की योजना थी, आज उस योजना को घट करके 5 लाख पे कर दिया गया और उसमें भी कैटेगरीज कर दी गई है। तो लोगों को जो उसमें सुविधाएं होती थी, जो लाभ मिलता था, वो लाभ अब नहीं मिल पा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं राजस्थान की जनता के जात में कुठाराघात है और मैं इसको फेलियर के रूप में। आप कहते हैं कि सरकार फेलियर है, लेकिन कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका क्या लग रहा है आपको निभा पा रही है? विधानसभा को छोड़ दें हम, विधानसभा में भी हंगामे हुए, लोगों के बीच कहाँ जा पा रही है कांग्रेस? आपकी बात सत्य है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो आपके भाजपा सरकार की नाकामयाबी रही है, उसको जिस तरीके से जनता के बीच में लेके जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और उसका मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हूँ कि कहीं न कहीं कांग्रेस का जो संगठन है वो इतना मजबूत नहीं हो पाया। आप देखेंगे जब कांग्रेस का राज था और जब पिछले गत विधानसभा जब चुनाव आए तो कई ऐसे जिले थे, कई ऐसे ब्लॉक थे जहाँ पे जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति तक नहीं हो पाई थी। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। उसकी वजह से जब संगठन मजबूत नहीं था, जो कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ थी, जनहित की जो नीतियाँ थी, जो जनहित के जो कार्य कांग्रेस सरकार ने किए थे, उनको हम जनता के बीच में ले नहीं जा पाए और लोगों को बता नहीं पाए कि किस तरह से ये योजनाएं जनता के पक्ष में है और इसका फ़ायदा आम जनता को मिले, और हम उनको वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। ये संगठन की कहीं न कहीं कमजोरी रही है। अभी भी वही परिस्थिति के कहीं न कहीं संगठन की इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि भाई जिला अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को और हम मंडल स्तर पे अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं और उनको इतना मजबूत बनाया जाए कि वो आने वाले समय में इस भाजपा सरकार की जो नाकामयाबी है उसको भी, और कांग्रेस सरकार की रीति नीति, कांग्रेस संगठन की रीति नीति को भी जनता तक पहुंच के कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। आपने कहा कि संगठन कमजोर था, लोग सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार के जो अच्छे कामकाज थे वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए और शायद विधानसभा चुनाव में हार का एक कारण आप इसे मानते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा क्या आप जो कांग्रेस संगठन में राजस्थान की बात करें, जो आपसी खींचतान है उसको लेकर क्या मानते हैं? वो भी एक बड़ा कारण नहीं मानते हैं? सर, ऐसा है कि मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता या इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं उस लेवल पर कटाक्ष करूँ। मेरा ये मानना है कि कई बातें ऐसी होती कि मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाई जाती है। कहीं पर ऐसे होते हैं कि कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते हैं जो अपने नेता को बड़ा बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे कहीं न कहीं संगठन में गफलतें पैदा होती है, नीचे के लेवल के कार्यकर्ताओं में गलतफहमियाँ पैदा होती है और उसकी वजह से नुकसान कहीं न कहीं संगठन को होता है। मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन रहेगा कि जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता है, जिनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता एकजुट हो रखे और कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान रहे कि उनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है वो इस तरह की कोई ऐसी बातें नहीं करे जिससे कि दूसरे कार्यकर्ताओं में भ्रम फैले, लोगों के बीच में भ्रम फैले। एक नेशनल हेराल्ड का इशू चल रहा है, अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है और कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि गांधी परिवार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? सर, मेरा ये मानना है कि आप देख लीजिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है जी, और जब जब उन्हें चैलेंज रखा है, जिस किसी को भी लेके, सिर्फ गांधी परिवार को ही मत लीजिए, गांधी परिवार तो टारगेटेड है ही है क्योंकि लाइमलाइट में वही है, विपक्ष की भूमिका वही निभा रहे। हर एक बात को आज भाजपा सरकार की या मोदी जी के, अमित शाह के जो भी वक्तव्य है, उनकी जो भी कार्यशैली, उसका अगर विरोध कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी कर रही है, तो वो तो टारगेटेड है ही है। उसके अलावा भी आप देख लीजिए, जैसे स्टेट के अंदर कांग्रेस के मजबूत नेता है
उनको ये के इन प्रकार टारगेटेड किया गया, उनको परेशान किया गया है। मजबूरवश कई लोग छोड़ के भाजपा के अंदर चले गए, कोई लोग आज भी जो खड़े हैं तो उनके भी ऊपर अभी आप देख लीजिए प्रताप सिंह जी खाचरियावास के ऊपर ईडी की जो कार्रवाई हुई, अचानक से कार्रवाई होती, इसके अंदर भी जो चार्जशीट फाइल की गई है, अगर आप देखिए, आप मीडिया में आप पढ़ ही रहे हैं कि उसको लीगल तरीके से नहीं किया गया। कहीं ना कहीं जो कानूनी तरीका होता है चार्जशीट पेश करने का, किसी पे इल्ज़ाम लगाने का, उनको सबको दरकिनार करके एक सामंजस्यी तरीके से इस चीज़ को रखा गया है। जो गलत है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कर रहा है। और मैं मानता हूँ कि अंदर ही अंदर हर जनमानस के बात में भी ये है कि कहीं ना कहीं ये विरोधाभास से ये किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कांग्रेस का राजस्थान में सबसे बड़ा नेता कौन है? कांग्रेस में राजस्थान के सबसे बड़े नेता माननीय अशोक गहलोत साहब है। वो मास लीडर है, वो इतने लंबे समय से राजनीति में है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने हम जैसे कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार किया। हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, जिनको वो नाम से जानते हैं, जिनको शक्ल से जानते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब भी उनके दौरे होते, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो राजस्थान के, तो वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में भी अगर कांग्रेस के सबसे बड़े कोई नेता राजस्थान के अंदर है तो माननीय अशोक गहलोत साहब है। पाली के बाली में आप सक्रियता से भाग लेते हैं और इस बार आपने टिकट की भी दावेदारी की थी, हालांकि टिकट किसी और को मिल गया, होता है, ये चुनाव है, राजनीति है। आपको क्या लगता है बाली में जो अब विधायक हैं, पूर्व मंत्री, वो बाली का जो विकास होना चाहिए वो हो रहा है? सर, मैंने ये बात चुनाव से पूर्व भी, जब मैं वापस राजनीति में एक्टिव हुआ था और मैंने ये बात को जाके लोगों के बीच में जब गया, सबसे बड़ी मूलभूत जो सुविधा होती है और जिसको हम विकास की दृष्टि से देखते हैं, वो दो चीज़ें होती है, शिक्षा और चिकित्सा जी। ये कैसा हो रखा है? शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्षेत्र कैसा है और चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे है? अगर ये दोनों चीज़ें वाकई ठीक है तो मैं मानता हूँ कि उस क्षेत्र में विकास हुआ है। दूसरी सारी चीज़ें उसके बाद में कौन हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, अब बाली का मैं आपको बताऊँ, बाली में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बहुत पहले, जैसे ही हम लोकतंत्र में आए, उस समय फालना के अंदर कॉलेज बना हुआ था, उस समय फालना के अंदर स्कूल बने हुए थे, उसी समय बाली के अंदर हॉस्पिटल बने, फालना में हॉस्पिटल बने। आप देख लीजिए उसके बाद में न तो इन हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन हुआ, जबकि माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी जो हमारे विधायक हैं 2002 से वो निरंतर जीतते हुए आ रहे हैं। उसके पहले माननीय भैरू सिंह जी 2 बार वहाँ पे विधायक रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे वहाँ पे हम नील रहे। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, खेद हो रहा है कि सुमेरपुर जो एक उप तहसील हुआ करता था बाली का, वो आज चिकित्सा के क्षेत्र में इतना फ्लोरिश कर गया, इतना प्रोग्रेस कर गया कि बाली वहाँ पे कहीं भी नहीं होता। आज कोई भी बीमार होता तो वहाँ पे जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि फालना जैसे शहर के अंदर, कस्बे के अंदर हॉस्पिटल प्राइवेट जो था वो बंद हो गया है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके अंदर डॉक्टर्स नहीं है। अगर फालना में कोई इंसान बीमार हो जाता तो उसे भी सुमेरपुर ही जाना पड़ता है प्राथमिक उपचार के लिए भी। तो इसको अपन कैसे विकास कह सकते हैं। अब हम आज शिक्षा की बात करें, अभी जो चिकित्सा की बात करें, बाली का जो हॉस्पिटल था, अभी पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर उसको अपग्रेड करके अतिरिक्त जिला शिक्षा हॉस्पिटल बनाया गया है। लेकिन उसकी भी जो ज़मीन गवर्नमेंट ने अलॉट की है, उस पर भी माननीय विधायक जी ने उसमें एक पेज फंसा दिया कि साहब ये तो फॉरेस्ट की ज़मीन है, वो अपनी जो खुद की ज़मीन है, उनके चहेतों की जहाँ ज़मीन है उसके पास में उसको करवाना चाहते हैं हॉस्पिटल को, ताकि उनकी कीमतें बढ़े। तो वहाँ पे फॉरेस्ट का टकबा लगवा दिया है, वो वहाँ पे पेंडिंग पड़ा। अभी तक जो फ़ायदा होना चाहिए था वहाँ की जनता को नहीं हो पाया है। अब मैं शिक्षा की बात करूँ, आप जाइए वहाँ पे, आदिवासी क्षेत्र इतना बड़ा है, इतनी पंचायतें हैं जिसके अंदर करीबन 17-18 पंचायतें ऐसी जिसमें आदिवासी क्षेत्र का एक छत्र बाहुल्य है। वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। जो कांग्रेस के समय में आश्रम स्कूल खुले थे, जो कांग्रेस के समय में स्कूल्स बने थे, माननीय अशोक जी गहलोत साहब जो अपने पिछले कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर खेतली के अंदर एक हॉस्टल खोला था जहाँ पे 100 बच्चे एक साथ में रह के पढ़ती है। उसके बाद में कुछ भी काम हुआ नहीं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, कोई नए कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी 2 महिला कॉलेजेस भी माननीय गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में सादड़ी में और दिसुरी में खोले थे। तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो पिछड़ा है, वहाँ के हमारे विधायक जी ने इन बातों को कभी उठाया नहीं विधानसभा में, या कुछ ऐसे प्रयास नहीं किए गए भाई शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ये क्षेत्र आगे आए। तो मैं मानता हूँ कि विकास की दृष्टि से उनका भी फेलियर मानता हूँ मैं। अब आप पर आएंगे, आपका कांग्रेस में कैसे जुड़ाव हुआ? सर, मेरा कांग्रेस में जुड़ाव ऐसा कहता जाए तो मेरा एजुकेशन बाहर रहा है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन माउंट आबू में था, सेंट मैरी स्कूल में रहा। उसके बाद मैं 9th पे मैंने अजमेर में मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था
और मिलिट्री स्कूल में जब मैं 9th में था तो मुझे मौका मिला था आरडी कैंप में जाने का, जिम्नास्टिक्स के अंदर जी। तो आरडी कैंप सबको मालूम ही है कि रिपब्लिक डे दिल्ली परेड में होती है दिल्ली के अंदर, उसमें होता है। तो 26 तारीख का जो कार्यक्रम होता है वो तो परेड का और सारा जी, होता है। उससे पहले आरडी हिंदुस्तान के अंदर 5 मिलिट्री स्कूल्स जी। हैं, उन 5 मिलिट्री स्कूल से जिम्नास्टिक्स भेजे जाते हैं और भी कई स्कूल से आते, कई जगह से आते। तो हम 5 मिलिट्री स्कूल से जिम्नास्टिक्स, उसमें अजमेर मिलिट्री स्कूल से मैं गया था। और वहाँ पे हमको ये होता है कि नेक्स्ट डे 27 तारीख की शाम को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे, उन प्रधानमंत्री के और जो ब्यूरोक्रेट्स और जो कैबिनेट होती है, सेंट्रल मंत्रिमंडल होता है, उनके सामने हमको परफॉर्म होता है, एक डिनर होता है वहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स वगैरह आए हुए हैं। तो मुझे उस समय 27 जनवरी 1989 की बात है, मुझे माननीय राजीव गांधी जी जो उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं उनके व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ उस समय जब उनसे मिलना हुआ, और जिस तरह से उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, जो बात उन्होंने करी, 4-5 सेकंड की बातें थी, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और बाद में उनकी चीज़ों को लेके मैं समझने की कोशिश करता रहा, तो ये समझ में आया कि वो किस तरह से हिंदुस्तान को मॉडर्निटी की तरफ ले जाना चाहते थे। संचार की जो क्रांति आई उनकी वजह से आई। तो ये सारी चीज़ें मुझे देख के लगा कि भाई युवा जिस तरह से बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, युवाओं की अगर सोच लेके कोई प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं तो वो राजीव गांधी जी काम कर रहे हैं, और इनसे इंस्पायर होकर मैं कांग्रेस की तरफ मेरी विचारधारा बढ़ी। उसके बाद फिर आप कांग्रेस में आपने 20-21 साल की उम्र में आई थिंक मैं 93 में जब चुनाव हुए थे पहले, जिसमें भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने बाली से चुनाव लड़ा था, उनके सामने मीठालाल जी जैन साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और चूँकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था और घर पे भी कामकाज देखता था, चूँकि मैं, अब ऐसी बातें लोकतंत्र में करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं गांव के जागीरदार परिवार से बिलोंग करता था। वो आज से 30-35 साल पहले लोगों की भी भावना होती थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो लोग मेरे पास में भी आते थे, कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती थी तो हमारे घर पे लेके आते थे। तो मेरी इच्छा हुई कि भाई मैं कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करूं, और मैं माननीय मीठालाल जी के साथ में उससे मैं जुड़ा, उनके साथ में मैंने कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया। और उससे मैं वापस मुझे ये सौभाग्य मिला कि उनके चुनाव प्रचार में राजेश खन्ना साहब जो सुपरस्टार फिल्म स्टार थे, वो उन दिनों में वहाँ पे पधारे हुए थे और मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो उनसे भी मेरे को इंस्पिरेशन मिली काफ़ी कुछ, जिनको हम अपना आइडल माना करते थे, मतलब फिल्मों के हिसाब से यूथ थे, तो उनके साथ भी मुझे रहने का सौभाग्य मिला उस चुनाव के दौरान। तो मेरी मानसिकता, मेरी विचारधारा कांग्रेस के पक्ष में हुई है, कांग्रेस के साथ। आप कई पदों पर भी रहे कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में भी अध्यक्ष रहे और उसके अलावा पीसीसी में भी रहे। अभी वर्तमान में आप नहीं है, कुछ क्या लगता है आपको, संगठन में काम करना ज़्यादा बेटर रहता है कि सत्ता में? अब मेरा ये मानना है कि सत्ता की चाबी संगठन से होती है। आप संगठन में काम करेंगे, लेकिन सत्ता मिल जाती है जब लोग संगठन को दरकिनार करते हैं। अगर वो करते तो वही दुर्भाग्य होता, उसी वजह से वापस सत्ता में नहीं आ पाते। अगर आप सत्ता में रहते हुए संगठन को जितना मजबूत करेंगे, कार्यकर्ता को जितना मजबूत करेंगे, उतनी आपकी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। आप सत्ता में आके कार्यकर्ताओं को भूल जाएंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं करेंगे, कार्यकर्ता किसी न किसी कारण से अगर कमज़ोर होगा या हतोत्साहित होगा, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और वो नहीं हुआ है, तो उन सारी चीज़ों में उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा और वो कहीं ना कहीं आपको सत्ता से नीचे उतरने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बनेगा। मतलब आपके लिए संगठन सर्वोपरि है? मेरे लिए अगर आपको काम करने का मौका देती है कांग्रेस, संगठन या सत्ता, किसको चुनेंगे आप? मैं संगठन में काम करना चाहूँगा और मैं हमेशा हर चुनाव के अंदर या राजनीति में मैं जब भी एक्टिव रहूँ, मैंने हमेशा अपने सीनियर नेता से यही कहा है कि सर मुझे संगठन के अंदर काम करने का मौका दिया जाए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए क्षेत्र में जाके आप काम करते हैं, नए कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो ज़मीनी हकीकत आपके पास में आती है और उससे फिर सत्ता में भी जब आप जाते हैं तो उन सारे चीज़ों से जो सीख के आप सत्ता में पहुँचे हैं, तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को फ़ायदा पहुँचाने का आदमी काम कर सकता है। जी, संगठन आपका सर्वोपरि है माना। राजस्थान की बात करें, जो नेता चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में या कहीं अन्य हो, जो वर्तमान नेता हैं, उनमें आपकी पहली पसंद कौन है? मेरी पहली पसंद अशोक गहलोत साहब है और उसके पीछे रीज़न इसलिए नहीं कि सब अशोक गहलोत साहब है या मैं ऐसी कोई बात करना चाहता हूँ। उनकी आप कार्यशैली को देखें, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार जब मुख्यमंत्री बने उनकी जो योजनाएं रही है, आम जन के लिए योजनाएं उनकी रही है। शिक्षा को उन्होंने हमेशा महत्व दिया, चिकित्सा को उन्होंने हमेशा महत्व दिया और इनकी ये कोशिश है कि गाँव के अंदर जो व्यक्ति दुखी है, कहीं पर अनाज की कमी हो जाती, कहीं मजदूरी नहीं मिलती है, उन सारी चीज़ों को लेके इन्होंने क्या, कोई गांव से पलायन नहीं हो। अपन देख रहे हैं आज जो सबसे बड़ी, मेरा मानना है
कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, वो जो यही सबसे आ बड़ी तकलीफ ये आ रही है कि भाई आदमी शहर की ओर दौड़ रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा बिल्कुल, है। urbanization। और उनकी ये हमेशा कोशिश रही कि अर्बनाइजेशन नहीं हो, गांव का व्यक्ति गांव में ही रहे और उसे मजदूरी भी मिले, उसे खाना भी मिले, वो वहीं पे खुशहाल रह सकता है। मेरा ये मानना है कि आप शहर में चले जाएंगे, आप शहर में जाके इतने बड़े व्यक्ति तो हो नहीं सकते, हर कोई व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेसमैन तो हो नहीं सकता। जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो गांव में जा रहा है, जो शहर में जा रहा है, छोटा ठेला लगा रहा है, छोटा व्यवसाय कर रहा है, वो कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, 2 पैसे ठीक कमा लेगा, लेकिन खुशहाल नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। गांव में व्यक्ति रहेगा तो वो खुशहाल रहेगा। तो गहलोत साहब की हमेशा ये कोशिश है कि व्यक्ति गांव में खुशहाल रहे, उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले। साहब इस बार का मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो उन्होंने लिया, कोई सोच भी नहीं सकता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कौन पढ़ेगा? वही जिसका धनी व्यक्ति है, जो बड़ा, जिसके पास में पैसे है, पब्लिक स्कूल्स में जाएगा। साधारण परिवार के बच्चे, गरीब मजदूर परिवार के बच्चों ने तो कभी सोचा ही नहीं कि उनका बच्चा कभी इंग्लिश बोल सोच ही सकते। आज उन्होंने गांव-गांव के अंदर आप देखिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल दिए, हर ब्लॉक के अंदर इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए। तो ये है कि शुरुआत हुई है, धीरे धीरे वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन मिल सके। तो ये कितनी बड़ी सोच है उनकी। आज चिकित्सक आप देख लीजिए, जिस तरह का खान पान हो रखा है, जिस तरह का वातावरण हो रखा है, उसके अंदर व्यक्ति बीमार होना ही है। हॉस्पिटल्स प्राइवेट कितने महंगे हो गए, सरकारी हॉस्पिटल्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अगर वहाँ पर भी आप जा रहे हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रखी है। उन्होंने उस चीज़ को देखा, अपने पिछले टेन्योर में उन्होंने दवाइयाँ फ्री कर दी, आपके जो टेस्ट होते थे उनको फ्री कर दिया गया। उनके टेन्योर के अंदर उन्होंने ट्रीटमेंट ही पूरा फ्री कर दिया कि भाई 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना। आप देखिए ये स्थिति होती थी कि लोगों के घर बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, जो कर्जा लेते थे पीढ़ियाँ बिक जाती थी कर्जा चुकाने में, सिर्फ क्योंकि उनके परिवार का कोई व्यक्ति सीवियर बीमार हुआ, गंभीर रूप से बीमार हुआ। तो कितनी बड़ी सोच उस व्यक्ति की। तो उनसे बड़ा देश की बात करें, देश में आपका पसंदीदा नेता कौन? सर देश में पसंदीदा नेता, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी से है तो मैं वो कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्तमान जैसी परिस्थितियां बनी है, सबके अपने अपने आइडियल्स हो सकते हैं, सबकी अपनी बातें हो सकती है। हम अगर बात करें आज के ज़माने के अंदर, टू द पॉइंट की बात करें, तो सब भाजपा के नेता जो है, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़े नेता है, विश्व स्तर पर उनको जिस तरह से प्रायोजित किया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। विश्व गुरु बनाने की दिशा में वो बात बता रहे हैं। अमित शाह जी अपने लेवल पे उनको चाणक्य बताया जा रहा है, जिस तरह की उनकी कूटनीति राजनीति चल रही है वो अलग बात है। राजनाथ सिंह जी भी है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी भी है। लेकिन मेरा ये मानना है सर, जब हम उस देशों को, मैं इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि मैं उस स्तर के उनके लोगों की, मैं ऐसे देखा जाए तो राजनीतिक रूप से, लेकिन पसंदीदा तो होता है, उनकी मन के चुनों की भी मैं बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये है कि आज के टाइम में हम देखें कि भाजपा के आने के बाद में हिंदू असुरक्षित हो गया। ये क्यों हो गया? सबसे बड़ी भावना ये जो फैलाई जा रही है, सब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप बेरोजगारी पे बात करिए कि किस तरह से युवा को रोज़गार दिया जाएगा। आज आप यहाँ पे देखिए कि मोर देन 50% युवा है हिंदुस्तान के अंदर। इन युवाओं को जब तक आप रोज़गार नहीं दोगे, इन युवाओं का जब तक आप उपयोग नहीं लेंगे, तब तक न तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, न भारत कोई बड़ी ताकत बन सकता है। युवाओं के लिए रोज़गार की बातें नहीं है। हम देखते हैं, मैं एक युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में बैठ के जब बात करते हैं और कंपेयर करते हैं कि दुनिया भर के जो देश है उनमें युवाओं की क्या सोच है और हिंदुस्तान के युवाओं की क्या सोच है, जब हम ये देखते तो बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान का युवा आज भी सांप्रदायिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, धर्म की राजनीति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका व्यवहार इस तरह का हो रहा है कि वो उसी में उलझा हुआ है। जबकि समय ये है कि हिंदुस्तान के युवाओं को जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है सरकारों के द्वारा, उनका उपयोग उतारते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपना झंडा फहराना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लीड करना चाहिए हर स्ट्रीम्स के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से ये उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। जहाँ इस समय राजनीति में जो नेता है उसकी पहली पसंद कुर्सी होती है, वहीं अभिमन्यु सिंह जी की पसंद संगठन है, संगठन में काम करना है। सर आप इस स्टूडियो में आए और हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सब आपसे कि मैं जब राजनीति में आया, मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला। मैं कई पदों पे भी रहा, स्टेट जिले में भी रहा, स्टेट में भी रहा, नेशनल लेवल पे भी मुझे पदाधिकारी बनने का मौका मिला। फिर मैंने अपने परिवार की मेरी जिम्मेदारियां थी उनको ध्यान में रखते हुए 2009 से मैं राजनीति से दूर हो गया था। 2020 तक मैं पूरा अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। व्यवसाय आपकी कृपा से बड़ा अच्छा भी रहा, सब कुछ ठीक रहा। कोरोना के टाइम में मुझे वापस अपने क्षेत्र में आने का मौका मिला, जनता की सेवा की, कार्यकर्ताओं के साथ में मिल के काम किया और वापस काम करने का मौका मिला। मैं पिछले उसके बाद से लगभग अपने
कार्य क्षेत्र में पूरा एक्टिव हूँ, लेकिन मैं आज कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं संगठन का बंदा रहा हूँ, मुझे आज भी संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का सौभाग्य मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। उससे मुझे बहुत बड़ी खुशी भी होती है, सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा कि संगठन में ही रहते हुए आगे बढ़ा जाए। संगठन में रह गए, मेरे जो गुरु थे स्वर्गीय जवाहरीलाल जी जैन साहब, वो एक बात कहते थे कि साहब राजनीति ओस की बूंद है और समाज सेवा आपकी हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं संगठन को समाज सेवा का माध्यम मानता हूँ कि संगठन के माध्यम से आप समाज सेवा करें और संगठन से माध्यम से ही आप राजनीति करें, तो आपका हमेशा अहमियत बनी रहेगी, आपकी महत्वपूर्णता हमेशा बनी रहेगी और लोग आपका हमेशा सम्मान करेंगे। वर्तमान में राजनीति में जहां नेता कुर्सी को अपनी प्राथमिकता देता है, वहीं अभिमन्यु सिंह जी ने जैसा बताया कि उनके लिए संगठन और समाज सेवा सर्वोपरि है। सर, आप स्टूडियो में और हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।